आजकल एक ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो है जेन जी और यंग प्रोफेशनल का क्रेडिट पर डिपेंड होना। बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन और इजी ईएमआईज, ये सब आज इतना आसान हो गया है कि कई यंग अर्नर्स धीरे धीरे डेट ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिचुएशन अभी सीरियस तो है, लेकिन संभाली जा सकती है अगर लोग समय रहते अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को समझ लें। अब समझते हैं कि आखिर ये यंग जनरेशन के साथ हो क्या रहा है और इससे बचने का सही तरीका क्या है। आपको बता दें कि करियर की शुरुआती साल फाइनेंशियली सबसे ट्रिकी होते हैं। इस स्टेज पर आमतौर पर इनकम कम होती है, लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस ज्यादा होती हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, यानी सैलरी छोटी होती है लेकिन खर्चे बड़े हो जाते हैं। आजकल कई यंग प्रोफेशनल्स अपनी इनकम से ज्यादा लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये प्रेशर सोशल मीडिया से आता है, जहां हर कोई ट्रैवल, गैजेट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल्स दिखाते हैं। धीरे धीरे लोग सोचते हैं अभी खरीद लेते हैं, बाद में ईएमआई दे देंगे। यहीं से डेट साइकिल शुरू होती है। ईएमआई छोटी लगती है लेकिन प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती हैं। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज क्रेडिट लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस मोबाइल ऐप खोलिए और कुछ ही मिनट में लोन अप्रूवल मिल सकता है। यही कन्वीनियंस कई बार लोगों को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझे तो आज लगभग 70% आईफोन ईएमआईज पर खरीदे जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि ईएमआई पर खरीदना गलत हो, लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब लोग नीड्स और वांट्स में फर्क करना बंद कर देते हैं। मतलब जरूरत कम होती है लेकिन डिजायर ज्यादा। अब जानते हैं कि कितना ईएमआई सेफ माना जाता है। एक्सपर्ट्स का एक सिंपल रूल है, आपकी मंथली इनकम का 40% से 45% ज्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी का आधा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन में सेविंग्स कम हो जाती हैं, इमरजेंसी फंड्स भी नहीं बन पाता और अचानक खर्च आने पर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि डेट ट्रैप के वार्निंग साइंस क्या हैं। डेट ट्रैप अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होने वाली छोटी छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक्स का रिजल्ट होता है। कुछ क्लियर वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे पहला, इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई में जाना। अगर आपकी सैलरी का 40 से 50% से ज्यादा हिस्सा लोन रिपेमेंट में जा रहा है तो सिचुएशन रिस्की हो सकती है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम ड्यू भरना। अगर हर महीने पूरा बिल नहीं भर पा रहे हैं और सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तेजी से बढ़ सकता है। तीसरा, पुराने लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना। ये सबसे डेंजरस साइकिल होती है, एक लोन खत्म करने के लिए दूसरा लोन लेना। चौथा है इमरजेंसी फंड्स का ना होना। अगर अचानक मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस हो जाए तो फाइनेंशियल सिचुएशन तुरंत खराब हो सकती है। सोशल मीडिया भी बड़ा ट्रिगर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल फाइनेंशियल बिहेवियर पर सोशल मीडिया का असर बहुत ज्यादा हो गया है। ट्रैवल रील्स, लग्जरी गैजेट्स, ब्रांडेड लाइफस्टाइल से सब देखकर कई लोग सबकॉन्शियसली उसी लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। जो लाइफस्टाइल किसी इन्फ्लुएंसर के लिए नॉर्मल है, वे हर यंग प्रोफेशनल के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशन से नहीं, प्लानिंग से लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि इंपल्सिव स्पेंडिंग से कैसे बचें। आपको बता दें, कुछ सिंपल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। सबसे पहला है इमोशनल शॉपिंग से बचें। अगर कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने का मन हो तो तुरंत मत खरीदिए, कुछ दिन वेट करिए, कई बार इंपल्स खत्म हो जाता है। दूसरा है नो क्रेडिट मंथ। ट्राई करें, एक महीना ऐसा रखें जब आप कोई क्रेडिट इस्तेमाल ना करें, ना क्रेडिट कार्ड ना ईएमआई। इससे आपको अपने स्पेंडिंग पैटर्न का सही आइडिया मिलेगा। तीसरा है इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक्सपर्ट्स एक सिंपल रूल बताते हैं, इनकम को 3 बकेट्स में बांटिए, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ईएमआई पेमेंट्स, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। इससे बैलेंस बना रहता है। यंग इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये है कि अगर स्मार्ट इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो हर महीने 12,000 रुपीज एसआईपी करते हैं और 95,000 रुपीज लंप सम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका टारगेट है 15 साल में 75 लाख रुपीज बनाना। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में 14 म्यूचुअल फंड्स हैं, इसका मतलब ये है कि इतने सारे फंड्स रखने से पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए पोर्टफोलियो को 5 वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स तक सीमित रखना बेहतर है, जैसे लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। अगर एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो 15 साल में टारगेट अचीव करना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन प्लानिंग करते समय इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी गुड न्यूज़ है। कई लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए बड़ी अमाउंट चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मॉल अमाउंट से भी शुरुआत की जा सकती है। अगर कोई इन्वेस्टर हर महीने 2,000 रुपए से 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है तो भी लॉन्ग टर्म में अच्छा कॉर्पस बन सकता है। अगर पॉसिबल हो तो 5,000 रुपए से शुरुआत करें और धीरे धीरे एसआईपी अमाउंट बढ़ाते जाएं। अगर पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। मतलब
आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगता है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से 8 से 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स भी बड़ी अमाउंट में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन। ओवरऑल क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज और बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स आज फाइनेंशियल लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट एक यूजफुल फाइनेंशियल टूल हो सकता है, लेकिन अगर बोरोइंग सिर्फ लाइफस्टाइल प्रेशर या इंपल्सिव स्पेंडिंग के कारण हो रही है तो वही क्रेडिट धीरे धीरे डेट ट्रैप में बदल सकता है। मैसेज साफ है, इनकम के हिसाब से खर्च करें, अननेसेसरी लोन से बचें और अर्ली एज से डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग शुरू करें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बल्कि स्मार्ट हैबिट्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बनता है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।